सबसे पहले हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के देश में टूटती मर्यादाओं का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति कहा जाता है, जो भारत विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, उस भारत के युवा आखिर आजकल क्या कर रहे हैं। विचलित करने वाली ये तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां 29 साल के एक लड़के ने 25 दिसंबर को क्रिसमस की पार्टी के बाद एक लड़की की हत्या कर दी। और हत्या कैसे की? अपनी गाड़ी इस लड़की के ऊपर चढ़ा दी, क्योंकि यह लड़की और उसका बॉयफ्रेंड छेड़छाड़ की इस घटना का विरोध कर रहे थे। लेकिन इसके बाद इस आदमी ने वहां से भागने की कोशिश में जानबूझकर इस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड पर गाड़ी चढ़ा दी और इस घटना में 26 साल की इस लड़की की हत्या कर दी गई। तो देखिए, जयपुर में खुलेआम रात को एक लड़की की पहले उसके साथ छेड़छाड़ होती है और फिर उसकी हत्या हो जाती है। यह घटना 25 दिसंबर की रात को हुई, जब ये सभी लोग जयपुर के एक होटल में क्रिसमस की पार्टी कर रहे थे। एफआईआर के मुताबिक जिस लड़की की हत्या हुई, उसका बॉयफ्रेंड आरोपी को पहले से जानता था और क्रिसमस की रात को ये सभी लोग एक होटल में पार्टी करने के लिए आए थे। लेकिन आरोपों के मुताबिक पार्टी के बाद शराब के नशे में मंगेश नाम के इस आदमी ने पीड़ित लड़की से पहले छेड़छाड़ की और जब इस पर शुरू हुआ झगड़ा, इस पर शुरू होने वाला विवाद ज्यादा बढ़ गया, तो आरोपी ने नशे की हालत में लड़की और उसके दोस्त पर गाड़ी चढ़ा दी। यहां बड़ी बात यह है कि जिस आदमी ने यह हत्या की है, वो हरियाणा का रहने वाला है और उसे उसके परिवार ने पढ़ाई करने के लिए जयपुर भेजा था। और इसके बाद इस आदमी ने जयपुर में ही कपड़ों का अपना एक शोरूम खोल लिया था, जबकि पीड़ित लड़की भी मध्य प्रदेश की रहने वाली है, जिसे उसके परिवार ने नौकरी करने के लिए जयपुर भेजा था। लेकिन जयपुर में ये सारे लोग क्रिसमस की रात को एक होटल में पार्टी कर रहे थे और जब पार्टी के बाद इनका झगड़ा हुआ, तो इस आदमी ने कुछ इस तरह से अपनी गाड़ी को 2 लोगों के ऊपर चढ़ा दिया, जिसमें से जो लड़का है वो घायल हो गया और लड़की की उसने हत्या कर दी। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि आज कुछ लोग इस लड़की की हत्या के लिए उसे ही जिम्मेदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह लड़की रात को एक होटल में लड़कों के साथ पार्टी करने के लिए क्यों गई थी। लेकिन कोई भी इस आरोपी आदमी से यह नहीं पूछ रहा कि वो इतनी रात को पार्टी क्यों कर रहा था, उसने इतनी शराब क्यों पी, इस लड़की के साथ छेड़छाड़ क्यों की और उसके बाद गाड़ी चढ़ाकर इस लड़की की हत्या उसने कैसे की। यानी ऐसी घटनाओं में भी आज भी हमारा समाज लड़कियों को ही जिम्मेदार मानता है और उनके चरित्र पर अक्सर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, जबकि लड़कों से कोई ये नहीं पूछता कि वो इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे, वो इतनी ज्यादा मात्रा में शराब क्यों पी रहे थे और उन्होंने ये हत्या क्यों की। आज इस घटना की वजह से एक 26 साल की लड़की हमारे बीच नहीं है और जिस तरह छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसकी हत्या हुई है, उस घटना ने लड़की के माता पिता को भी बुरी तरह से झकझोर दिया है और उसके माता पिता अब रोते हुए सिर्फ ये कह रहे हैं कि काश वो अपनी बेटी को बचा पाते। हमारे को न्याय चाहिए, हमारे को न्याय मिला। दोषी को सजा चाहिए। सजा नहीं मिलेगा तो वो फिर करेगा और ऐसा काम, कोई निर्दोष को मारेगा। छोटी सी कहा सुनी मगर कोई किसी का मर्डर करने लग गया तो फिर क्या मतलब। मैं न्याय चाहती हूँ, दोषी को सजा चाहती हूँ। मेरे कमाने वाला चला गया, मेरा बेटा चला गया, मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा था वो। हमारा कोई सहारा नहीं है, हमारा सहारा वही थी। देश भर के माता पिताओं के लिए भी इसमें एक सबक भी है और एक चेतावनी भी है। अक्सर हम अपने बच्चों को अपने घर से बाहर दूसरे शहर में कभी पढ़ने के लिए भेजते हैं, कभी नौकरी करने के लिए भेजते हैं, लेकिन ये बच्चे या ये कह लीजिए ये युवा अक्सर पढ़ाई के साथ साथ और बहुत कुछ करने लगते हैं, अक्सर नौकरी करने के साथ साथ और बहुत कुछ करने लगते हैं। और फिर जब इस तरह रात में पार्टीज होती हैं, जब वहाँ शराब का नशा किया जाता है, उसके बाद किसी को होश नहीं रहता कि कौन क्या कर रहा है। आज हम बस इतना कहना चाहेंगे कि ये जो आदमी है मंगेश अरोड़ा, इसे गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा हमारे देश में इस तरह की कोई पहली घटना आप नहीं देख रहे हैं।
ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं। कई बार होटल्स में, पार्टीज में शराब पीने के बाद लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है। लड़के इस तरह का काम करते हैं। सिर्फ फर्क इतना होता है कि वो छेड़छाड़ हत्या में तब्दील नहीं होती और मामला वहीं सुलझ जाता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके आंखों के सामने इस तरह की चीजें हो रही हैं और हत्या ना भी हो तो भी ये उतना ही बड़ा अपराध है। इसलिए आप सबसे हम ये कहेंगे कि आप सतर्क रहिए और अगर आपकी नजरों के सामने ऐसी कोई घटना हो रही है, कोई वारदात हो रही है, तो तुरंत आपको उस लड़की को बचाने की कोशिश करनी चाहिए और तुरंत आसपास जो भी पुलिस स्टेशन है या जो भी आपके पास नंबर है जहां से मदद मिल सकती है, तुरंत आपको मदद के लिए फोन करना चाहिए, पुलिस को वहां पर बुलाना चाहिए। और इस खबर को हम इसलिए भी आज ज्यादा महत्व दे रहे हैं क्योंकि इस समय हमारा पूरा देश भगवान श्री राम के मंदिर का इंतजार कर रहा है। राम मंदिर की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस समय जब पूरा देश राम मंदिर की तैयारियों में जुटा है, तब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि 14 जनवरी से राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे और यह यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही देश के लोगों को समर्पित होगी। यानी भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 अब राहुल गांधी करने वाले हैं, लेकिन इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा की बजाय भारत न्याय यात्रा होगा। यानी भारत तो उन्होंने जोड़ दिया, अब वो भारत को न्याय दिलाने के लिए निकलेंगे। जोड़ने के बाद अब न्याय की बारी है। इसके अलावा राहुल गांधी की यह नई यात्रा उनकी पहली पदयात्रा से काफी अलग होने वाली है और इसमें पहला अंतर तो यही होगा कि इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत न्याय यात्रा होगा। और इस नाम से आप समझ गए होंगे कि इस बार राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि देश को न्याय दिलाने के लिए यह यात्रा करेंगे। यानी वो मान चुके हैं कि देश तो उन्होंने जोड़ दिया है, अब जोड़ने के बाद वो न्याय दिलवाएंगे। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी की यह भारत न्याय यात्रा लोकसभा चुनावों से ठीक पहले शुरू हो रही है, जिसमें राहुल गांधी न्याय और वोट दोनों साथ साथ मांगेंगे। यानी न्याय के लिए यात्रा होगी और न्याय तब होगा जब कांग्रेस को इससे लोकसभा चुनाव में वोट मिलेंगे। यानी न्याय और वोट आपस में जुड़े हुए हैं। यह यात्रा 66 दिनों तक चलेगी, जो 14 जनवरी से 20 मार्च तक होगी। और इस बार राहुल गांधी पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे, जबकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने दक्षिण से उत्तर भारत का सफर किया था और उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की थी। यहां एक और बड़ी बात यह है कि इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर की राजधानी इंफाल से होगी और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस यात्रा में न्याय हो ना हो लेकिन राजनीति भरपूर होने वाली है, जिसमें कांग्रेस और राहुल गांधी मणिपुर दंगों को चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे और उन्होंने बहुत सोच समझकर मणिपुर को चुना है जहां से वो इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। और अगर वो इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से कर रहे हैं तो अब आप समझ जाइए कि इसमें राजनीति की मात्रा कितनी ज्यादा होने वाली है और मणिपुर को वो एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, मणिपुर में जो दंगे हुए थे। इसके अलावा यह यात्रा 14 जनवरी को शुरू होगी। यानी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से सिर्फ 8 दिन पहले राहुल गांधी इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं और यह टाइमिंग बहुत ही दिलचस्प भी है और यह टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। भारत जोड़ो यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें राहुल गांधी ने देश के 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और कुल 75 जिलों को कवर किया था। लेकिन इसकी तुलना में भारत न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें राहुल गांधी भारत के कुल मिलाकर 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करेंगे। इन 14 राज्यों में लोकसभा की कुल 355 सीटें हैं, जो पूरे देश में कुल लोकसभा सीटों की 65% है। और वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस को इनमें से सिर्फ 4% यानी 355 में से 14 सीटें ही मिली थी, जबकि बीजेपी को इनमें से 67% यानी 236 सीटों पर जीत मिली थी। यानी सीटों के इसी अन्याय को दूर करने के लिए राहुल गांधी अब इन 14 राज्यों में न्याय यात्रा करने वाले हैं और शायद लोगों से कहने वाले हैं कि आपने हमारे साथ पिछली बार बड़ा अन्याय किया था, इस बार आप हमारे साथ न्याय कीजिए। हालांकि यह भारत जोड़ो यात्रा की तरह सिर्फ एक पदयात्रा नहीं है, बल्कि इस नई यात्रा में राहुल गांधी पैदल चलने के साथ साथ बस से भी कई जगहों पर यात्रा करेंगे। इसके अलावा इस न्याय यात्रा में कुछ पड़ाव ऐसे भी हैं जहां इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों को ऐसा लग सकता है कि राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा
उनके साथ अन्याय कर रही है या फिर उन्हें चुनौती दे रही है। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस के बीच हमेशा से संघर्ष रहा है और राहुल गांधी इस बार पश्चिम बंगाल से भी अपनी ये यात्रा निकालने वाले हैं। इसलिए बड़ा सवाल यह भी होगा कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की इस भारत न्याय यात्रा से सहज होगी या असहज हो जाएगी। भव्य राम मंदिर के भी दर्शन करवाने वाले हैं, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। आज देश का हर हिंदू, दुनिया का हर हिंदू, उसके मन में यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि जिस गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे वो कैसा दिखता है। इसलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जब राम मंदिर अपने अस्तित्व में आया तो वो कैसा दिखता है। आप राम मंदिर से अब हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जिसमें आप राम मंदिर के अंदर पहली बार देख पाएंगे। राम मंदिर की ये तस्वीरें इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। यहाँ पर जो राम मंदिर परिसर में हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, यहाँ पर तैयारी हो रही है 22 जनवरी की। यूं तो संपूर्ण राम मंदिर के बनकर तैयार होने की प्रतीक्षा है, लेकिन अभी जब भूतल का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ पर रामलला जी बाल रूप में विराजमान यहाँ पर होंगे। 3 लोग मूर्तियां इसके लिए बना रहे हैं। अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है उन मंदिरों के निर्माण के लिए, और उन तीनों में से जिसमें सबसे सुलभ बाल रूप में वो नजर आएंगे, यानी 5 साल का एक बालक है जिन्हें हम प्रभु के तौर पर उनकी पूजा करते हैं, तो बाल रूप, वो सुलभ बाल रूप उनका होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। लेकिन वो देव भी है, इसीलिए उसमें देवत्व भी ढूंढा जाएगा, और जिस मूर्ति में देवत्व और वो सुलभ बाल रूप होगा, उस मूर्ति को आखिरकार यहाँ पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। तो कैसी कैसी मूर्तियां, प्रतिमाएं उकेर रहे हैं मैडम? इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमको एक ड्राइंग बनाना, सॉफ्ट ड्राइंग बनाना पड़ता है, उसको पास करना पड़ता है, फिर पत्थर में लगा के फिर उसका ऊपर से हम हाथ से खुदाई करके बनाते हैं। और बहुत सारे भी भगवान का मूर्ति, और बहुत खुश भी हो रहे हैं हम लोग के नाम। ऐसे तो मंदिर हम लोग बहुत बनाए, बहुत जगह जाके मूर्ति बनाते हैं, लेकिन जो खुशी हमको ये जगन्नाथ राम मंदिर में मिल रहा है वो खुशी कहीं नहीं मिल रहा था। यहाँ बहुत सारी मूर्ति हम बनाते हैं और बहुत भाव से बना रहे, और प्रेशर भी होता है, 8 महीने से काम भी कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का ये विशाल मंदिर, और इसके साथ ही जो प्रभु श्री राम के श्रद्धेय रहे, उनके जीवन में जो जुड़े रहे उनसे, उन सब की मूर्तियां भी, उन सब के मंदिर भी यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, निषाद राज, शबरी, अहिल्या मंदिर, ये सब कुछ का निर्माण चल रहा है, जो आपको यहाँ पे 7-8 महीने बाद यानी नजर आएगा। यानी कि अगर हम जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को देखें तो उसके बाद, उसके चंद महीनों बाद ही यहाँ पर वो मंदिर भी दिख जाएंगे। जटायु को यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। तो पूरी जो व्यवस्था, ये देखिए उत्तरी छोर है, जो भूमि आवंटित की गई, जो अदालत के द्वारा जो जमीन दी गई, उसका ये उत्तरी क्षेत्र है जो सबसे संकरा क्षेत्र आपको दिखेगा। लेकिन जो पूरी न्यायिक लड़ाई थी, जो न्यायिक संघर्ष था, वो इस प्लॉट के लिए था, और इसीलिए इस प्लॉट पर मंदिर का निर्माण चल रहा है। ये देखिए, इनको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पर मंदिर निर्माण में लोहे की आवश्यकता, धातु की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इन पत्थरों को, इन पिलर्स को, ये पिलर का एक हिस्सा आप देख रहे हैं जिसमें से एक खांचा इस तरीके से निकलता है, और उसके बाद दूसरा जो पत्थर होता है उसमें एक गड्ढा, यहां पर देखिए आप, ऐसा, और इसके भीतर आकर वो फिट कर दिया जाता है। और इस तरीके से ये पूरा निर्माण हुआ है। सीमेंट नहीं, लोहा नहीं, किसी चीज का इस्तेमाल यहां पर नहीं हुआ है। ये इसी तरीके से, यहां पर आप ये चौकोर देख रहे हैं, यहां पर आप गोलाकार देख रहे हैं, ऐसे ही जो निर्माण होते हैं पत्थर के साथ, इसको खांचे में सीधा फिट कर दिया जाता है। बहुत भारी भरकम ये सारी शिलाएं हैं यहाँ पर जो रखी हुई हैं, लेकिन उससे अधिक भारी है वो श्रद्धा जिनके साथ सालों से, दशकों से इन शिलाओं को तराशने में वो हाथ लगे रहे। ये L&T कंपनी है जो ये कर पाई। आपको मैं बताता हूँ, इवन सीमेंट सैंड से बनाना रहता तो इतने आर्किटेक्चरल इनपुट के साथ ये असंभव था 1.5 साल में। 1 साल में ये मंदिर ऊपर खड़ा हुआ, और सारा श्रेय यहाँ के पीडी हैं मेहता साहब, उनको जाता। जय श्री राम।